अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉर्नर टाइगर्स की पॉडकास्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हमें ना सिर्फ कॉर्नर टाइगर्स के कुछ ओजीज ने हमें यहाँ ज्वाइन किया हुआ है, जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं अगर आप हमारी पॉडकास्ट सुनते रहे हैं। हमारे कुछ कॉर्नर टाइगर्स के मेंबर्स हैं जो कि ट्विटर के ऊपर काफी प्रोमिनेंट हमारी क्रिकेट ट्विटर फ्रेटर्निटी के मेंबर्स हैं। तो आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आवर वेरी ओन कॉर्नर टाइगर्स की मॉडरेटर। तो आप सब लोग जानते हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई कैनी। और फिर हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर साहब ने, और उसके बाद हमें ट्विटर से ज्वाइन करे हैं अम्मार खान और इकी एंड शहरियार। सो वेलकम टू कॉर्नर टाइगर्स पॉडकास्ट। तो शुरू करते हैं शुरू से। जो हमारी आजकल डिस्कशन चल रही है स्पेसेस के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और ऑन द सोशल मीडिया इन जनरल, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। और आप जैसा कि जानते हैं कल इंशाल्लाह तीसरा टेस्ट शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द अगले हफ्ते में लिमिटेड ओवर्स की सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं एक जनरल सा सवाल कर लेता हूँ सबसे, जो है कि भाई कैसा लग रहा है कि एक इतनी बड़ी टीम, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टेस्ट टीम हमारे मुल्क आई है 2-3 महीने पहले, 4-6 महीने पहले, जब जो है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जो है यहाँ से क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया था, वापस चले गए थे। तो कैसा लग रहा है कि इतनी बड़ी टीम पाकिस्तान आई हुई है, बहुत अच्छे माहौल में क्रिकेट चल रही है, दोनों टीम्स में बहुत अच्छी दोस्ती यारी का माहौल बना हुआ है। एक एक बात बताएं अपने, आप लोगों के क्या तासुरात है कि कैसा कैसे जो है ये आप सीरीज को देख रहे हैं, और जो नंबर 1 टेस्ट टीम आई हुई है और कैसा माहौल जा रहा है। और जैसा वो लोग बोल रहे थे कि जो है जी 3-4 महीने पहले के, नहीं जी अब जब तक जो है पहली बॉल नहीं होगी हम यकीन नहीं करेंगे कि तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारे मुल्क में आके खेलेगी और ये और वो। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है 2 टेस्ट हो चुके हैं और तीसरा शुरू होने वाला है। तो क्या लगता है आप लोगों को? सबसे पहले शुरू करें, क्या नहीं, आपसे आपसे शुरू करें? अस्सलाम वालेकुम मन्ना भाई, मुझे से शुरू कर लिए बेशक। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत खुशी है आज हमें खान किला, अमार भाई ने, इकी ने, शहरी जिनका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, ने ज्वाइन किया, प्रोफेसर साहब ने। और आपके साथ तो हमेशा ही बड़ा जबरदस्त शुगर लगता है। सबसे पहले तो थोड़ा टाइम लग रहा है फॉर दिस टू सिंक इन। हम एक थोड़ी तरसी हुई कौम है जो कोई 10 से 12 साल हमने क्रिकेट इस तरह देखी है कि दुबई और अबू धाबी के खाली खाली ग्राउंडों में, और शुरू में जो टीम्स आती थी उसके ऊपर बड़ा एक स्टडी प्रोसेस लगा है हमें यहाँ तक आने में कि हम ऑस्ट्रेलिया को देख सकें, अपने ग्राउंड्स में देख सकें। और जो वर्ल्ड कप से पहले हमारे साथ हुआ था विद न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, जिस तरह का उनने हमारे साथ सलूक किया, आई थिंक ये एक बड़ा स्टेटमेंट था। ऑब्वियसली द PSL वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ था और ऑस्ट्रेलिया सीरीज की और वेस्ट इंडीज सीरीज की बात हुई थी, तो स्पेसेस में भी लोग बैठे हुए कह रहे होते थे कि जब तक इस टूर की आखिरी मैच की आखिरी बॉल ना हो जाए तब तक हमें यकीन ना हो कि ये ऑस्ट्रेलिया आई थी वाकई। बट इट्स लवली यार, आई थिंक वी रियली डिजर्व दिस। और मैं तो सिर्फ इस पे इतना ही ऐड करूंगा, मैं चाहूंगा हमारे सारे गेस्ट इस पे थोड़ा सा पिच इन करें। बट देर आए दुरुस्त आए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे मना भाई। मेरे लिए ये सीरीज पर्सनली बहुत ही मायने इसलिए रखती है क्योंकि मैंने पिछले 10 साल 15 साल जो क्रिकेट फॉलो की है उसमें हमेशा मेरा ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान में जाके खुद मैच देखूं। मैंने आखिरी मैच देखा था पाकिस्तान में 2005 में, इंग्लैंड की सीरीज। और उसके बाद जो 2009 में हुआ हमें सबको पता है, उसके बाद हमें 8 साल 9 साल एग्जाइल में रहना पड़ा था। फैंस, हमारी पूरी जनरेशन थी जिन्होंने फैंस जो आगे आ रही थी, जिन्होंने क्रिकेट देखा नहीं था, उनके पास कोई आइडेंटिफाइबल स्टार्स नहीं थे सिवाय एक दो के, जिस तरह मिसबाह हैं और यूनुस खान है। तो अब जब मैं अपनी टीम देखता हूँ और कंपेयर करता हूँ उन 8-9 सालों के दौरान जो हमारी टीम थी, तो अब मेरे हाथ में 3 से 4 नाम ऐसे आ जाते हैं जो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास स्टार्स हैं। और क्रिकेट घर में आने की सबसे अच्छी बात ये, ऑब्वियसली इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी, फैंस जाके देखते हैं, सोसाइटी में एक स्पोर्ट का एलिमेंट आता है जो कि अपनी, जो हमारे फैंस हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, वो एक सोसाइटी के अंदर स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। वो बात अलग है, इकोनॉमिक फैक्टर्स अलग हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फैंस और जो प्लेयर्स होंगे जिनको इंस्पिरेशन मिलेगी, इंस्पायर होंगे, उसका मुझे सबसे ज्यादा है। क्योंकि मुझे आज तक याद है, मैं अपने छोटे कजन के साथ बैठा हुआ था जब हसन अली ने हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जिताया था। तो ही लिटरली गॉट अप और उसने फैसला किया कि यार मैंने इस तरह की बॉलिंग करनी है।
तो जब मैंने वो देखा तो मैं कहता यार मैं भी बचपन में वसीम अकरम को जब मैंने देखा था 2001 में या 2 में, तो मेरा भी ये ख्वाब था कि मैं भी इसी तरह जाके खेलूं आज मैदान में शाम को। तो ये फीलिंग आती है जब मैं देखता हूँ। और जब कमिंस को देखते हैं हम लोग कराची की पिच पे, पिंडी की पिच में स्मिथ को देखते हैं बैटिंग करते हुए, तो आई थिंक ये हमारी जो नेशन है, हमारी जो स्पोर्ट है, इंडस्ट्री है, पूरा जो हमारा कल्चर है क्रिकेट का, उससे अच्छी बात कोई नहीं है। वेरी वेल सेड यार। एक चीज मुझे इसमें अच्छी लगी थी कि जो आपने बोला था कि जो फैंस आते हैं, स्पेशली जो हमारे यंग फैंस आते हैं, वो जो अब आके जब देखते हैं इन सारे इंटरनेशनल सुपरस्टार प्लेयर्स को, तो जो इंस्पिरेशन मिलती है और वो जो जो पूरा उनका जो कैरिज्मा होता है वर्ल्ड क्लास प्लेयर का, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। मैंने यहाँ दुबई में बहुत सारे मैचेस अटेंड किए हैं, शारजाह में भी, अबू धाबी में भी एक दफ़ा जो है मैं गया था मैच देखने के लिए। एक अलग ही किस्म की फीलिंग होती है जब आप करीब से इन लोगों को देखते हैं खेलते हुए, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग फ्रॉम वाचिंग देम ऑन अ टेलीविजन। शहरी, आपका इसके बारे में क्या है कि जो है आप अभी हमने कराची टेस्ट में जैसे देखा, डे 5 के ऊपर इतने सारे जो स्कूल के बच्चे आए हुए थे देखने के लिए, तो वो अब जब वापस जाएंगे अपने जाके पेरेंट्स को बताएंगे वो एक्सपीरियंस, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है ये सारे जो पीसीबी के अरेंजमेंट्स हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मुन्ना भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड सलाम टू द होल पैनल एज वेल। जैसे कि केनी ने बोला, अमार ने बोला, आई आल्सो थिंक सो दिस इज एन हिस्टोरिक ओकेजन। आप देखें 2009 का जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से तकरीबन हमारी एक पूरी जनरेशन जो है वो क्रिकेट से महरूम रही। हमारे ग्राउंड में क्रिकेट नहीं होती थी, और इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है जब आप लाइव जाके कोई मैच देख रहे हो या आप टीवी के ऊपर वही चीजें देख रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये एक हिस्टोरिक ओकेजन है। हमारे पास आप देखें 2015 से स्लो स्लो करके क्रिकेट वापस आनी शुरू हुई थी। जिम्बाब्वे आया, उसके बाद हमने पीएसएल करवाई, वेस्ट इंडीज आया, श्रीलंका आया, वर्ल्ड 11 दरमियान में आई। बट हमें ये पता था कि यार जब तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड इनमें से कोई टीम नहीं आती, तब तक क्रिकेट शायद फुली रिवाइव ना हो सके। तो ऑस्ट्रेलिया के आने से मैं इसलिए इसको हिस्टोरिक इवेंट कह रहा हूँ। बाकी सीरीज जो है वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल द कंट्रीज, बट ये इसलिए मुझे हिस्टोरिक लग रही है बिकॉज इससे क्रिकेट पाकिस्तान में फुली वापस आ गई है। अब कोई टीम ऐसे नहीं होगा कि वो आने से या वो हिचकिचाए या वो ना आ पाए। होपफुली हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन भी सही रहेगी और अब पाकिस्तान में ऑफिशियली क्रिकेट फुली वापस आ गई है, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप देखेंगे कि इससे जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आएगा जब आपके छोटे यंगस्टर जो हैं, बच्चे, वो ग्राउंड्स में आके बाबर आजम की जब कोई बैटिंग करते देखता है। जैसे कि आपने मेंशन किया कि जो आपका पिछला टेस्ट मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, सेकंड टेस्ट मैच जो कि कराची में था, उसके 5th डे के ऊपर स्कूल से लोग आए हुए थे, बच्चे आए हुए थे। जब उन्होंने आके देखा होगा अपने स्टार बाबर आजम को ऐसे बैटिंग करते हुए, उन्होंने रिजवान की सेंचुरी देखी होगी, वो जो इंस्पिरेशन है इट इज अनमैचेबल। वो उसको और कोई चीज रेप्लिकेट नहीं कर सकती, मैच नहीं कर सकती। और इन्हीं बच्चों ने बड़े होके जब क्रिकेट का शौक आएगा तो उन्होंने फिर इन्होंने भी स्टार्स बनना, ये क्रिकेट की तरफ रागब होंगे और इन्हीं में से ही हमें स्टार्स भी मिलेंगे। तो दैट वाज अ ह्यूज ओकेजन फॉर पाकिस्तान, और अभी बाकी सीरीज भी चल रही है और होपफुली दिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल एज वेल। और इसके अलावा जो मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहूंगा, आप लोग देखें कि हमारे जो बड़े बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं, वसीम अकरम हो गया, वकार यूनुस हो गया, या और हम कोई भी उठा के देख लें, उनके जो होम स्टैट्स थे दे वर एक्सेप्शनल, बहुत अच्छे थे, और उनके ओवरऑल स्टैट्स में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। आप देखें जितने क्रिकेटर्स हैं जब ये होम पे खेल रहे होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, उनको अपनी होम कंडीशंस का सारा पता है। जब वो इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट यहाँ खेलेंगे तो दे कैन परफॉर्म मच बेटर देन दे यूज्ड टू डू इन यूएई और एनीवेयर एल्स। और आपको अभी ये हसन अली और शाहीन के स्टैट्स में नजर आएगी ये बात कि जैसे पिंडी के अंदर और भी कई जगहों पे, बाबर आजम के आप देख लें पाकिस्तान में स्टैट्स, और भी कई आपके प्लेयर्स हैं जिनके आप देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि यार how much better they are when they are playing in Pakistan in their actual home ground, जहाँ का उनका सारा ins and outs पता है। अब मैं एक ही और प्रोफेसर आप दोनों से साथ में जो है पूछ लेता हूँ कि ठीक है अब इंस्पिरेशन और अब सब अपनी जगह पे जो अरेंजमेंट्स थी, बट आप लोगों को क्या लगता है कि ये कब तक चलेगा ऐसे कि जो है अब इतने ज्यादा जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं और ये अरेंजमेंट्स हैं, और जो पहले टीम्स की जो है वो सारे सिक्योरिटी पर्सनल आते हैं और वो पूरी इंस्पेक्शन करके जाते हैं और फिर जाके जो गवर्नमेंट सारे अप्रूवल प्रोसेस चलती है और वो सारा कुछ, तो ये अब क्या हम देख रहे हैं कि अनकरीब आइंदा हम लोग अब बस बहुत हो गया, अभी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है, ये सारी सब चलता रहेगा, या अब आइंदा हम बोल सकते हैं टीमों को कि यार अब इतनी ज्यादा हम प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी नहीं देंगे, बस आओ जैसे नॉर्मल टीम आती है, जैसे दूसरे मुल्कों में आप लोग जाके खेलते हुए खुले इन्वायरमेंट में, तो फिर हम बोल सकते हैं कि कोई बबल लाइफ नहीं होगी, कोई ऐसे जो है आपको होटल में बंद नहीं रहना पड़ेगा महीने महीने के लिए, खुल के आप कहीं भी आओ जाओ क्रिकेट खेलो और बिल्कुल ऐसे, और हमारा मुल्क देखो, करीब से फैंस के साथ इंटरेक्ट करो। अच्छा मुन्ना भाई, इसमें मैं जरा सा बस एक ही से सवाल किया उसमें मैं ऐड कर दूं, बिकॉज एक ही पिंडी के टेस्ट मैच को देखने भी गए थे,
तो सिक्योरिटी प्रेजेंस को अगर एक ही ने फील किया हो कि वो व्यूअर एक्सपीरियंस पे अगर कोई उस पर फर्क पड़ा हो कि सिक्योरिटी के जो इकदाम थे उससे क्या थोड़ी ख्वारी ज्यादा हुई हो, या उससे ओवरऑल जो आपका जो एक्सपीरियंस था स्टेडियम जाने का वो कितना इफेक्ट हुआ हो, अगर आप उसको हमारे लिसनर्स के लिए थोड़ा सा उस पर ऐड कर दो। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले मैं सिर्फ एक छोटी सी बात जो पहले हो रही थी कि किस तरह लोग एंटिसिपेट कर रहे थे इस सीरीज को। तो मैं मतलब 26 साल का भी होने वाला हूँ, अच्छा खासा बड़ा आदमी हूँ, लेकिन मैं ऐसे वो छोटा सा बच्चा बना हुआ था कि मैं जब ऑस्ट्रेलियन टीम ने आना था तो मैं वो फ्लाइट ट्रैक कर रहा था उनकी कि ये कब पहुंचने वाले हैं। और सिर्फ जब वो पहुंचे, लैंड किए, तो मैंने ट्वीट की कि ना ये लैंड कर दिया इन्होंने। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कोई 6-7 और भी लोग थे जो कि मेरी तरह ट्रैक कर रहे थे फ्लाइट को। तो मतलब आप लेवल ऑफ एक्साइटमेंट इस चीज़ से देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना सिक्योरिटी की और फैन एक्सपीरियंस की, मैं पहले दिन पिंडी देखने गया था मैच, जिस दिन फर्स्ट डे था। ये था कि बहुत ही हैसल तो बहुत ज़्यादा थी, कोई 8-9 चेक पॉइंट्स थे। और मुझे पर्सनली कोई मैं टॉस से भी पहले मतलब 9:30 बजे अगर टॉस था तो मैं 9 बजे पहले चेक पॉइंट पे पहुँच गया था। और उससे स्टेडियम तक जाने में कोई मुझे 40 मिनट लग गए थे। और वो जो ख्वारी थी उस मतलब सब में, उसमें ये था कि मैं एक टाइम पे तो मेरा दिल कर रहा था यार कि अच्छा है, मतलब पहला मैच देखने आ गया हूँ, पहला डे। इसके बाद मैं सोचूंगा कि यार जाने से पहले कि यार कि इतनी ख्वारी इज इट वर्थ इट और नॉट। ऑब्वियसली उस वक्त तो वर्थ इट लग रही थी, लेकिन ये वाकई बहुत ना ख्वारी तो थी। ऊपर से फिर पिंडी स्टेडियम का थोड़ा सा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह से नहीं है, लेकिन जब आप देखते हो ना कि स्टार का आपसे बस थोड़ा ही दूर खड़ा है, और इस तरह का एक्सपीरियंस कज़ाफ़ी में तो बिल्कुल नहीं होता है, एनएसके में भी नहीं होता होगा। व्यूइंग का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था ना कि बंदा खड़े होके भी मैच देखने को तैयार है। अब इसमें सिर्फ एक छोटी-सी बात और थी कि मैंने पीएसएल के मैचेस भी देखे थे, अभी जो लाहौर लेग में हुए थे, उसमें सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी। एक चेक पॉइंट था और फिर आप सीधा स्टेडियम के अंदर चले जाते हो। लिबर्टी राउंड अबाउट जहाँ पे अटैक हुआ था श्रीलंकन टीम पे, उस राउंड अबाउट पे पीएसएल हो रहा है स्टेडियम में, इवन फाइनल उस राउंड अबाउट पे ट्रैफिक चल रही होती थी। इस तरह मेरे ख्याल से शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत हाई प्रोफाइल टीम थी, उनके कुछ कंसर्न्स भी ऐसे थे, शायद इस वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की हुई थी टेस्ट मैचेस में। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की उस तरह से हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पीएसएल में हमने इम्प्लीमेंट करके दिखाया हुआ है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इससे बेहतर ही होंगे हालात। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मतलब इतने ज्यादा सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और इतना सारा जो ये खजल ख्वारी है लोगों की, कब खत्म करेंगे हम लोग? मेरे ख्याल से अगर ये सिक्योरिटी खज्जल ख्वारी फैंस की थोड़ी बहुत तो होती रहेगी, अगर दूसरी टीम्स को ना एतराज़ हो। लाइक मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की वजह से जो इतना लंबा टूर होता है उसमें प्लेयर्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं ना, कि अपने होटल से नहीं निकल सकते, फ्रीली मार्केट्स में नहीं घूम सकते, मॉल्स में नहीं घूम सकते। अगर उनको इशू ना हो तो मेरे ख्याल से तो ये प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी ये तो कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने वो मिसाल सुनी होगी ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो श्रीलंकन अटैक के बाद मेरे ख्याल से हम कोई अफोर्ड कर भी नहीं सकते कि थोड़ी सी लीनियंट कर दें सिक्योरिटी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इसी तरह की सिक्योरिटी बरकरार रहे। बेशक हमारे तो सख्त जान लोग हैं, वो तो बर्दाश्त कर लेते हैं, ऑब्वियसली फैंस उनको 2 घंटे भी लाइन में लगना पड़े वो तब भी जाके मैच देखेंगे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि कंटिन्यू रहनी चाहिए इस तरह की सिक्योरिटी। आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा, जब तक कराची टेस्ट का जो पहले डे 3 तक आप लोग देख रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, काफी ज्यादा जो है टॉक्सिक माहौल बना हुआ था। बहुत सारे जो है मतलब शोशे छोड़े जा रहे थे, कप्तान को बना देना चाहिए, और ये कप्तानी के ऊपर जो है कमेंट्स आ रहे थे, और उसको फला प्लेयर को जो है निकाल देना चाहिए। और बहुत एक नेगेटिव एक जो है डिस्कशंस और एक पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या हमारी पेशेंस लेवल इन जनरल जो इतनी क्या कम हुई है कि हम जरा से मतलब ये वही टीम है जिसने बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छा खेला, उससे पहले जितनी भी सीरीज हुई, वेस्ट इंडीज की, पिछले साल साउथ अफ्रीका की, और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी, और पीएसएल इतना अच्छा हुआ। लेकिन फैन बेस की पेशेंस के ऊपर अगर कोई एक डिस्कशन अगर हम लोग उसके ऊपर कर लें कि जो है जरा सी नेगेटिविटी हम फैला देते हैं, क्या वो जायज है इतना जज्बाती हो जाना? मुन्ना भाई, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हमारी, मुझे लगता है कि कौम वैसी थोड़ी जज्बाती और कुछ हद तक रिएक्शनरी कौम है, ठीक है।
उसके साथ अभी ये पोस्ट वर्ल्ड कप एक इनफ्लक्स ऑफ शायद नए आप बड़े बड़े टर्म्स आ गए हैं. आप कैजुअल फैंस कह सकते हैं, आप सीजनल फैंस कह सकते हैं. बहुत से ऐसे यंग सपोर्टर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली विद इन द लास्ट कोई 6 मंथ्स देखना शुरू किया है. और खास तौर पे टेस्ट क्रिकेट को लेके तो मेरा मानना है कि देयर इज ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ अ लिमिटेड ऑडियंस फॉर इट, राइट. तो बहुत से जो T20 में को देखते हुए जो हमारे सपोर्टर बेस है जो बड़ी हुई है, उनके लिए आई अंडरस्टैंड व्हाई टेस्ट क्रिकेट एट टाइम्स कैन बी अ लिटिल बोरिंग या थोड़ा इन्फ्यूरिएटिंग होता है कि जो एक्शन है वो उस रफ्तार से नहीं मूव कर रहा होता है जिस रफ्तार से वो चाहते हैं. और फिर मतलब बहुत सी चीजें स्ट्राइक रेट के ऊपर इतना जो है चल रहा होता है जी, स्ट्राइक रेट इतना कम क्यों है और रन रेट इतना कम क्यों है. मतलब हम अब टेस्ट में तो ऐसा चलता है, मतलब लेकिन नहीं वो हमारे ठीक है भाई- सर जी. बात असल में ये है, और इसमें मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर भी अमार भाई शहरी साहब ऐड करें, उमर भी. लेकिन क्रिकेट जो है ना हमारी टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक इंडस्ट्री बनती चली जा रही है, ठीक है ना. ये कहना और समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट बहुत से लोगों को अपनी जो दुकान है वो क्रिकेट के थ्रू ही चलानी होती है. और वो दुकान चलाने के तरीके ही ऐसे होते हैं कि आप बाज़ वक्त कोई ऐसी प्रोवोकेटिव या सेंसेशनलाइज्ड बातें करें जिससे रिएक्शन आए. भले वो एक लाइन में आप खड़े हो और 100 लोग एक बात कर रहे हो, एक बंदा अगर आके बिल्कुल ही कोई वो उसको स्पाइरल करके एक ऑपोजिट या पोलराइज्ड बात करेगा तो जनरली एक रिएक्शन निकलता है. और मुझे बहुत बाज़ वक्त लगता है कि लोग वो बात करते ही सिर्फ रिएक्शन गार्डनर करने के लिए हैं, चाहे वो और डिफरेंट मीडियम्स में हमने देखा है. ये तो हम ऑन अ वेरी बेसिक लेवल तो आप ट्विटर स्पेसेस में भी ये देख लेते हैं, बट बहुत से लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत से ऐसे चैनल्स और रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो बाज़ वक्त मुझे फील होता है उनकी बात करने का मकसद सिर्फ रिएक्शन गार्नर करना होता है. यार ये आजकल तो हम लोग देते हैं स्पेसेस में जो है जरा सा आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करते हो तो आपको स्पेस ही निकाल देते हैं. मतलब ये क्या हो रहा है यार. यार मुन्ना भाई, ये तो वैसे ही मतलब हमारा बर्दाश्त इतना कम हो गया है, पता नहीं क्यों. लेकिन मैं वैसे कहना चाह रहा था कि ये हमारी तो वो कौम है कि हम अपने अम्मी अब्बू जो हैं उनसे मुतमईन नहीं होते, तो इन्होंने मतलब पाकिस्तान की टीम के साथ कैसे इतनी जल्दी मुतमईन हो जाना है. इन्होंने तो बल्कि ये था कि एक चीज़ इनको सिखा दी है, जो हमारे सीजनल फैंस हैं इनको एक चीज़ सिखा दी गई है, स्ट्राइक रेट. ये मतलब उसको ऐसे सीने से लगा के बैठ गए हैं कि अब वो टेस्ट मैचेस में भी उसको ना ये भी नहीं देखते कि यार कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है. इन्होंने बस उसको घुसाना है उसके अंदर. और ये जो आप बात कर रहे थे स्पेस से निकालने वाली, ये तो हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनको मतलब गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि यार हम स्पेसेस बनाते हैं तो उसमें 15-20 लोगों से ऊपर लोग क्यों नहीं आते. तो बस वो वाली फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो लोगों पे वो निकालते रहते हैं. इसको मतलब ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये एक तकलीफ पे बात तो है. मैं भी इस पे ऐड करना चाहूंगा मुन्ना भाई कि अब देखें, मैं यू हैव टू नोटिस के जितने फैंस आपके नए आए हैं, मैं उन सब से ये बात करता हूँ, मैं जर्नलिस्ट को भी कहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले समझें कि गेम क्या है. ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट इटसेल्फ. मैं 20 साल से देख रहा हूँ मैं, लेकिन आज तक जब भी कोई नया टेस्ट मैच होता है मैं नई चीजें सीख रहा होता हूँ. तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई भी इंसान है दुनिया में जिसको क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता है, किस तरह होता है. खिलाड़ी भी ऐसे हैं जिनको नहीं पता क्रिकेट के बारे में था. तो जब रिजवान आउट हुआ, आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में कराची टेस्ट मैच में कॉट बिहाइंड, आई थिंक पैट कमिंस ने उसको किया था या कोई और बॉलर होगा, आई मे बी रॉन्ग, आई एम सॉरी. तो जब मैं स्पेस में गया उसके बाद तो मैंने 3-4 पैनल में जो स्पीकर थे मैंने उनसे एक सवाल किया. मैंने कहा आप बताएं कि ये जो कॉट बिहाइंड हुआ है ये बॉल अच्छी थी या इसने, क्योंकि मैंने नहीं देखा उस वक्त मैच, मैंने रिप्ले नहीं देखा था, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो क्रीज से बहुत आगे खड़ा हुआ था इसलिए वो कॉट बिहाइंड हुआ था. मैंने कहा ये ओके, क्रीज से तो बंदा, मुझे पता था क्रीज से बाहर आप खड़े क्यों होते हैं एज अ बैट्समैन. तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाई डू यू थिंक ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्रीज. नन ऑफ देम न्यू. किसी को नहीं पता था कि भाई क्रीज से बंदा तब खड़ा होता है जब आपने स्विंग को नेगेट करना होता है, क्योंकि आप उसको चाहते हो कि आप बॉल के ऊपर जल्दी आ जाओ. तो हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, उनको क्रिकेट समझ नहीं. मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ कि ये उमर ने बिल्कुल ठीक बात की है कि हमारी जो ये नए स्ट्राइक रेट आ रहा है, फिर एक वर्ड आ रहा है इंटेंट, फिर एक वर्ड आ रहा है अप्रोच. एवरीबडी हैज देयर ओन डेफिनेशन ऑफ व्हाट दीज थिंग्स मीन. हर फैन के अपने मतलब है इन लफ्जों के. कुछ के लिए 90 की स्ट्राइक रेट अच्छी है, कुछ के लिए 20 की अच्छी है, कुछ के लिए 150 की अच्छी है. तो ऑब्जेक्टिव
डिस्कशन अगर करनी है हमारे फैंस ने तो दे हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पोर्ट अ लिटिल बिट मोर, उस पे फोकस करें कि यार ये प्लेयर है, इसकी वीकनेस इसलिए है क्योंकि ये इसलिए खेलता है, why is he good on the off side, why is he good on the left side, on the on side. Number stats, they're good, but I mean मैं कुछ बोलूंगा नहीं, but the fact is कि it's very difficult sometimes to speak to modern fans. लेकिन आपकी मतलब भाई आपने हमारे से जो पिछले फैंस हैं, जो पिछली जनरेशन है, या उनसे भी अगर आप बात करें तो वो तो हमसे भी ज्यादा क्लूलेस हैं. मैं तो नोटिस करता हूँ कि मैं जब पिछली जनरेशन के फैन से जब मैं बात करता हूँ तो मुझे तो बिल्कुल समझ आ जाती है कि हमारी टीम पहले क्यों ऐसी थी और अभी क्यों नहीं है. तो बेशक नए फैंस हैं, काफी जज्बात हैं, लेकिन उम्मीद है कि उनके अंदर थोड़ा सा सब्र हो जो हमारी पिछली जनरेशन में नहीं है. अच्छा, तो इसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड करता चलूं. देखें मुन्ना भाई, मुझे ये लगता है कि लास्ट डिकेड जो है ना, आखिरी 10 साल, उसमें डायनामिक्स बड़े बदल गए हैं हर चीज के. उसमें क्रिकेट भी शामिल है. आप देखें सोशल मीडिया का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है ओवरऑल मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी ना. तो आप देखेंगे लास्ट 10 इयर्स में सोशल मीडिया के ऊपर अब बहुत लोग आ गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर खासी डिस्कशंस होती हैं. तो नाउ एवरीबडी हैज एन ओपिनियन, और वो ओपिनियन वो रख भी सकता है और लोग वो पढ़ते भी हैं. तो जब इतने सारे ओपिनियंस हो, इतने सारे लोग हों, तो ऑब्वियसली देयर गोइंग टू बी मेनी फ्रिकल फैंस एज वेल. और जैसे कि केनी ने भी कहा, हमारे कई जो ओपिनियन लीडर्स हैं या जो हमारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट्स हैं जिनके खासे फॉलोअर्स वगैरह होते हैं, वो जब इस तरह की कोई बातें करते हैं कि इसी लोगों को अर्क अप करने के लिए या जिस तरह से उनकी जो भी बिजनेसेस चलते हैं, वो चीजें ये फिर क्रिएट कर देती हैं इस तरह की बातें कि हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं. लेकिन बाबर आजम जो है आज तक ही इज येट टू लूज अ टेस्ट सीरीज. उसकी कैप्टनसी के ऊपर लोग सवाल उठाने लग जाते हैं. अगर एक मैच हारा भी नहीं था वो, अभी मैच वाज स्टिल ऑन, उसके ड्यूरिंग द मैच लोगों ने क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए. और इसके साथ साथ आप देखें कि और भी कोई भी प्लेयर हो, वो उसी एक उसकी इनिंग्स के ऊपर जो है लोग क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं. जैसे अमार ने अभी रिजवान की इनिंग्स का कहा कि वो बाहर निकल रहा था बिकॉज ही वांटेड टू नेगेट द रिवर्स स्विंग, जो कि कमेंट्स को मिल रही थी. तो उसके ऊपर भी लोगों को नहीं पता, इंफॉर्मेशन नहीं है. बट आई गेस वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये अब रियलिटी है आजकल की दुनिया की. और इस तरह के लोग दे आर गोइंग टू हैव एन ओपिनियन. वी कैन ओनली होप कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम थोड़ी बेहतर करें, चीजों को ज्यादा बेहतर समझने की कोशिश करें. बट ये एक रियलिटी है, और इस पे प्लेयर्स को भी और बाकी वो फैंस जो कि बड़े अच्छे से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं और बहुत कीनली वॉच करते हैं, उनको भी थोड़ी सी आई गेस इसके साथ ही अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा और पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा. मुन्ना भाई, कैनी ने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ रिएक्शन के लिए इस तरह की बातें करते हैं. जैसे आप सीजनल फैंस की या न्यू फैंस की बात कर रहे थे, कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो कि पंडित कहते हैं अपने आप को, कुछ लोगों ने तो इवन अजहर अली को गद्दार तक बोल दिया था फर्स्ट मैच में कि जो इसने जो इनिंग खेली है ये कौन से गद्दारी की है. तो दूसरा जो इतना हमने शोर देखा है सोशल मीडिया पे, इंटेंट पे, अप्रोच पे, मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसका, जैसे कि ने बताया कि एक्साइटमेंट बहुत थी कि लोग, ऑस्ट्रेलियन टूर बहुत बड़ा था, लोग एंटिसिपेशन लोगों की बहुत हाई थी. मेरे ख्याल से जो जिस तरह की फिर क्रिकेट देखने को मिली, थोड़ा सा वो एंटी क्लाइमेक्स टाइप की चीज़ होगी. लोगों ने अपनी छुट्टियां ले ली थी, सोशल गैदरिंग्स जो हैं उनको पोस्टपोन कर दिया था ये मैच देखने के लिए. तो मेरे ख्याल से रिएक्शन थोड़ा सा इस वजह से भी ज्यादा आया. पिंडी टेस्ट में तो चलो ठीक है, लेकिन यार कराची टेस्ट ने तो मेरे ख्याल से सारों के पैसे पूरे कर दिए होंगे. ये ऐसा टेस्ट तो मतलब सालों में एक दफा होता है, कोई 10-10 सालों में एक दफा होता है. तो मेरे ख्याल से हमको ज्यादा ही कंप्लेन कर रहे हैं. कराची टेस्ट तो हमें मतलब कि सीरीज के लिए जैसा टेस्ट होना चाहिए, हमने वो टेस्ट निकाल लिया इस सीरीज से. जी बिल्कुल. अच्छा, इंटेंट की मार भाई ने बात की. वाकई में एक अगर वर्ड है जिससे अब खार आने लगी वो है इंटेंट का वर्ड. क्रिकेटिंग ट्विटर में बड़ा हमें इस वर्ड ने दुख दिया है, बड़े दुख दिए. एक छोटी सी बस स्टोरी में ऐड करना चाह रहा था. अभी इक्की ने बड़ी प्यारी बात की पैसे पूरे होने की. तो कराची टेस्ट मेरे लिए थोड़ा बिटर स्वीट मोमेंट था बिकॉज मेरी तो खैर तकरीबन को 18-20 साल कराची से वाबस्तगी रही है. तो टू हैव ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल, और मैं इस वक्त खुद मुल्क से बाहर हूँ, तो ऑब्वियसली वो एक बिटर स्वीट मोमेंट था. बट वंडरफुल फॉर इट टू बी बैक इन द सिटी.
अच्छा, उस पे मेरी कजिन से बात हो रही थी जो डे 5 पे देखने गया हुआ था आपका टेस्ट मैच। तो उसने मुझे, मैं ऐसे ही जनरली पूछ रहा था उससे क्या एक्सपीरियंस था, तो उसने मुझे पूरा बताया कि हम आप जाते हैं तो वो शटल जो है, आप कोई हकीम सईद शायद ग्राउंड है, कोई हकीम का ग्राउंड है, वहां पे आपको शटल पिक करके आती है और आपको स्टेडियम के दरवाजे पे उतार देती है। वहां से आप कोई 15-20 मिनट की वॉक है, कोई 2 से 3 चेक पॉइंट है। उसके बाद आप स्टेडियम के अंदर एंटर करते हैं, फिर एक और सेपरेट चेक पॉइंट है आपके इंक्लोजर के अंदर आने से पहले। तो इस तरह करते कराते, जैसे अभी एक ही बता रहा था, कोई 5 से 6 चेक पॉइंट है। तो कहने का मकसद सारा सिर्फ ये है कि उसने मुझे बताया कि हम जब स्टेडियम से निकले तो वो शटल का इंतजार करना पड़ा। और उस वक्त ऑब्वियसली जो आखिरी आवर रह गया था प्ले में, वो सारे कुछ स्टूडेंट्स भी थे, वो भी आके जा चुके थे। उस वक्त मैक्सिमम कोई शायद 30-35% जो एनएसके की कैपेसिटी है वो स्टेडियम में थी। उसके बावजूद भी जब पाकिस्तान का आखिरी जो 6-8 ओवर चल रहे थे, जब नुमान अली और रिजवान ने एक रेयर गार्ड लगाया हुआ था, वो जो माहौल था वो अनबिलीवेबल टाइप माहौल था कि 30% में भी आपको लग रहा था कि ऑलमोस्ट पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, जो कि कराची के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट कहने का मकसद ये था कि उसने मुझे बताया कि जब मैं शटल ने मुझे वापस पार्किंग लॉट में उतारा और मैं गाड़ी के पास गया, तो मैंने देखा ड्राइवर साइड का जो साइड व्यू मिरर है वो मेरा जा चुका था। लेकिन उसने कहा, मैंने उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे जो पैसे थे वो बाबर आजम की इनिंग ने पूरे कर दिए थे, बिकॉज उसको स्टेडियम का जो टिकट है वो भी कंपनी ने फ्री में लेके दिया था। तो यार ये कराची में अगर वो मैच देखने गया था तो आई एम श्योर उसके साथ पहली दफा नहीं हुआ होगा, उसके साइड व्यू मिरर जो है गाड़ी को उतार ली है, तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कराची में। ये गाड़ी उसने नवंबर में ली है ना, तो इसके अच्छा, इसके और साथ इसलिए पहली दुख दफा हुआ है। हाँ, दुख भी ज्यादा थोड़ा हुआ है कि ज्यादा अभी है। नहीं भी। अच्छा अच्छा, लेकिन चले, क्या लगता है कि बाकी सारे मैचेस लाहौर में होने वाले हैं? और अभी हमने देखा था कि पीएसएल भी जो सेकंड लेग था वो लाहौर में हुआ था, पिचेस काफी अच्छी थी, बुरी नहीं थी। तो आगे जो है क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के लिए, बाकी के जो कल टेस्ट शुरू होने वाला है उसकी भी बात कर लेते हैं, और फिर आगे जो लिमिटेड ओवर्स की सीरीज होगी वो ओडीआईस की एंड T20, तो उसमें किस तरह की क्या एक्सपेक्टेशन है पिचेस की? मैंने भाई इसमें आप देखें, इन्होंने आईसीसी का जो हेड क्यूरेटर है उनको बुलाया यहाँ पे, बिकॉज इन्हें लग रहा था कि मे बी वो शायद ज्यादा बेहतर समझ सके इन पिचेस को, और शायद उसमें कुछ ये ऐसा स्पाइस ऐड ऑन कर सके जो कि हमें पिछली 2 विकेट्स में नजर नहीं आई। उसके साथ साथ उनका ये भी रोल दिया गया है कि जो लोकल क्यूरेटर्स हैं उनको वो थोड़ा सा गाइड कर सकें कि आपने बेसिक्स जो हैं पिच बनाने के वो आपने कैसे करनी है और कहाँ कहाँ पे वो लैग करें। तो उम्मीद तो यही है कि ये लाहौर की विकेट थोड़ी सी बेहतर बनेगी, बट इसमें सवाल ये आ जाता है कि जो पहले भी इशू था, क्या वो हमारे क्यूरेटर्स का इशू था या वो विकेट की नेचर और जो आपका वेदर की इस वक्त कंडीशंस थी, उस वक्त पिंडी में बारिश हो गई थी और जो कराची में उस वक्त कंडीशन थी वेदर की, उसने रोल प्ले किया। तो उम्मीद तो हम ये कर सकते हैं कि कजाफी में थोड़ी सी बेहतर विकेट नजर आएगी, एटलीस्ट उसमें या तो हमें ज्यादा स्पिन नजर आएगी या कुछ ना कुछ फास्ट बॉलर्स के लिए शायद वो ऐड करना चाहे। वैसे स्पिन का ही ज्यादा चांस है कंसिडरिंग द हिस्टोरिक नेचर, बट अगर वो भी नजर आती है तो दैट वुड बी अ ह्यूज इंप्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस 2 विकेट्स। बट उसमें खाली स्पिन से भी मुझे लगता है खास फायदा नहीं होगा, थोड़ी सी आपको पेस ऐड करनी पड़ेगी, स्लाइड सी बाउंस पेस, जो कि मैं ये नहीं कहता कि आप अपना होम एडवांटेज लूज कर दें, बट ये है कि एक रीजनेबल हद तक तो होनी चाहिए ना बाउंस और पेस, जिस तरह से हमने साउथ अफ्रीका अगेंस्ट भी पाकिस्तान की विकेटों में देखा था। मेरा नहीं ख्याल कि बैटिंग में कोई ऐसा हम लोग चेंजेस करने वाले, लेकिन बॉलिंग में कोई उम्मीद है किसी को ले आए, ये जाहिद को या हसन अली की किस जगह पे किसी और को ले आए, कुछ उम्मीद है? मुन्ना भाई, आई डाउट कि हसन अली को रिप्लेस करें, बिकॉज आप देखें हसन अली ने अनलेस उनका कोई फिटनेस का इशू हो, लास्ट ईयर उनका अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें जो आखिरी 1 साल में, तो 16 की एवरेज से उन्होंने 40 समथिंग विकेट्स ली हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग है। और वो हमारे वन ऑफ द की बॉलर्स इन टेस्ट क्रिकेट में, तो वो तो रहेंगे मुझे लग रहा है। बट हाँ, स्पिन बॉलिंग के अंदर हम शायद, ऑल्दो मुझे लगता है साजिद ने अच्छी बॉलिंग कराई है, और उस दिन जो सकलैन मुश्ताक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी तारीफ की थी, उसने अच्छी बॉलिंग कराई है। बट ये है कि वैरायटी के लिए हम मे बी कोई लेग स्पिनर जो है, जैसे जाहिद महमूद हमारे पास टीम के साथ है, तो उनको कंसिडर किया जा सकता है डेफिनेटली। और अगर थोड़ा सा कोई एडवांटेज अगर विकेट में नजर आता है, उन्होंने भी उस वक्त तक तो विकेट नहीं देखी थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो थर्ड अगर सीमर ऐड करने की तरफ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास ज्यादा पेस वाले बॉलर्स हारिस रऊफ और नसीम भी हैं, अगर तीसरा आपको ऐड करना पड़ा फहीम के साथ साथ,
तो 4 हो जाएंगे टोटल, बट उसके भी चांस थोड़ा कम है। तो 2 स्पिनर्स ही लग रहे हैं और एक चेंज जो लग रहा है वो मे बी ये लेग स्पिनर एक इनटू 11 लेके आए। एक तो ये कि जाहिद महमूद जो है ना, उसने पिछला फर्स्ट क्लास जो सीजन था वो इतना वो खेल नहीं सका, वो शाहीन्स के साथ चला गया था। अब वो बेचारे, उसकी किस्मत भी ऐसी है कि वो शाहीन्स के साथ श्रीलंका गया, तब भी वो थोड़े रेन इफेक्टेड हो गए थे मैचेस, उसने इतनी बॉलिंग नहीं की, लेकिन उसने जितनी भी बॉलिंग की उसके अंदर भी ना वो बहुत इम्प्रेसिव नहीं था जाहिद महमूद। उसने कोई मतलब 17-18 ओवर किए थे, 1 विकेट ली थी श्रीलंका में भी। लेकिन जो चीज मुझे थोड़ी सी परेशान की ना वो ये थी कि उसने जो फर्स्ट क्लास मैच भी एक खेला था ना, उसके अंदर उसने जिशान अशरफ से 30 बॉलों पे 80 रन खा लिए थे। अब अगर तो आप जाहिद महमूद को ये सोच के ला रहे हो कि यार साजिद खान जो है वो रन लीक करता है, जाहिद महमूद हमें थोड़ा कंटेन करके देगा, तो वो तो आप लेग स्पिनर से एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो कि वो आपको कंटेन करेगा या कुछ करेगा। मुझे शेरी भाई की ना ये ऑप्शन थोड़ी ठीक लग रही है कि आप एक पेसर खिला लो एक्स्ट्रा, वो शायद आपको कुछ कर दे स्पिनर से। मुझे और कजाफी की विकेट जो है, या तो वो फुल मतलब बैटिंग के लिए होगी, बहुत ही फ्लैट होगी, या फिर वो स्पिनर्स के लिए ठीक होगी, साजगार होगी। लेकिन जाहिद महमूद का मैं कोई बहुत बड़ा इस वक्त नहीं देख रहा कि वो बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि अभी मैंने जो पिच देखी है, आज जो तस्वीरें आई हैं उसमें का कुछ हद तक ग्रास है, एक एटलीस्ट एक एंड पे। अब डिपेंड करता है कि अब इफ यू गो बाय द प्रीवियस 2 मैचेस देन यू विल नोटिस कि इन्होंने वो जो जितनी भी घास है वो उन्होंने हटा दी। अगर वो इस मैच में भी उसी तरह हटा देते हैं तो देन I don't see any point in making any change. We should continue with Sajid. Although there is a part of me that says, जो दुआ करता है कि पिच को ग्रीन छोड़ दें और हारिस रऊफ को डेब्यू करवाएं लाहौर कलंदर्स के होम स्टेडियम में शाहीन शाह अफरीदी के साथ. That is more of a romantic afterthought as opposed to any objective analysis. But I would continue with this team. हमारे भाई वो घास तो उड़ेगी ना, एक एंड पे घास क्यों छोड़ेंगे वो? हाँ नहीं, ये तो है, दैट्स ट्रू, बट वो अगर आप गौर से देखें तो एक एंड बेशक जरा बिल्कुल बीच में है पिच, गुड लेंथ पे है, तो एसेंशियली इट इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलिया. पाकिस्तान का मैं नहीं कह सकता. हेजलवुड के लिए वो परफेक्ट पिच होगी क्योंकि वो बॉलिंग ही गुड लेंथ पे करवाता है, तो उसके लिए एंड से उसको फर्क नहीं पड़ना, कमिंस को भी नहीं फर्क पड़ना और ना ही स्टार को शायद पड़ जाए क्योंकि स्टार्क समटाइम्स लाइक्स टू बॉल अ बिट फुलर एज अपोज्ड टू द अदर 2 बॉलर्स. तो अगर ये इसी तरह की पिच रही तो आई कैन आल्सो सी हेजलवुड प्लेइंग फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियंस. बट आई थिंक हमें कल तक की तस्वीरों का इंतजार करना चाहिए एंड देन मे बी वी विल फाइंड आउट अ बिट मोर एज टू व्हाट दे आर गोइंग टू गो विद. अब इशू यही आ रहा है कि हम जो स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं हमारे, जो हमें स्पिन विकेट्स पे जितवा के भी दिया है जिन स्पिनर्स ने, वो अटैकिंग स्पिनर्स रहे हैं. सईद अजमल हो गया, यासिर शाह हो गया, नुमान एक अटैकिंग स्पिनर नहीं है. और अगर हम साजिद को ड्रॉप कर देते हैं तो नुमान वो एक सपोर्ट स्पिनर वाला रोल तो प्ले अच्छा कर सकता है, जैसा कि यासिर शाह के साथ उसने किया या एक अब्दुल रहमान किया करता था. लेकिन सॉलिटरी स्पिनर नुमान के साथ जाना, और जहां जब विकेट स्पेशली 4th और 5th डे पे टर्न कर रही हो और उधर हमें विकेट्स रिक्वायर्ड हों, आपको ये भी पता होगा कि जो अटैकिंग स्पिनर होता है स्पेशली लेग स्पिनर, वो टेल को भी यूजली जल्दी आउट कर देता है. तो हम नोमान के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि हम सॉलिटरी स्पिनर नोमान के साथ जा सकते हैं. और फिर दूसरा इशू वहाँ पे वो भी आ जाता है कि 3-4 लेफ्ट हैंडर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, और स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर जो है काफ़ी इनफेक्टिव साबित हो सकता है उनके अगेंस्ट. तो सेकंड स्पिनर अगर हम के साथ जाते हैं तो फिर ऑप्शन जाहिर ही रह जाता है, या फिर हमें परसिस्ट करना पड़ेगा साजिद के साथ. अच्छा, ये जो अभी बात की ना, एक ही जो बात कर रहा था, आई जस्ट थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई है पिछले कोई 1 साल में. आप कह सकते हैं कि डेथ और टैक्सेस के बाद अगर कोई सर्टेनिटी है तो आपकी अनचेंज प्लेइंग 11 ही होती है, अनलेस कि कोई इनफोर्स चेंज हो, आपका कोई कोविड का मसला हो जाए, कोई फिटनेस का मसला हो जाए तो अलग बात है. एंड आई अप्रिशिएट अमार भाई ने वो रोमांटिसिज्म की बात की. आई थिंक हाउ लवली वुड इट बी टू हैव हारिस रऊफ प्लेइंग एट द गद्दाफी. और अगर उसको थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो एक वाकई सरप्राइज पैकेज बन के आ सकता है. बट जो पाकिस्तान ने जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है पिछले 1 साल में, उसको देख के बहुत ही मुश्किल लगता है कि वो कोई चेंज करना चाहेंगे.
यार वैसे ये हारिस रऊफ वाला ऑप्शन जो है ना मुझे बड़ा एंटाइसिंग लग रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक पेस इज पेस। मैं वो शोएब अख्तर की जो दलेरी वाली बातें मुझे याद आ जाती है लेकिन उनमें किसी हद तक सच्चाई भी है कि इस तरह की हमारी जो है पाकिस्तान की पिचेस पे हमने हिस्टोरिकली, मैं पुराने जमानों की बात कर रहा हूँ, कि हमने देखा कि जो पेस ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस इन अ टेस्ट मैच। हारिस रऊफ का ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन बात वही आ जाती है कि किसको ड्रॉप करेंगे, किसको निकालेंगे। अपने अगर बैटिंग रिसोर्सेज कम करने और फहीम अशरफ की जगह खिलाना है तो वो एक ऑप्शन है, बट देन इट्स अ वेरी बिग मूव। हाँ, प्रोफेसर ने एक वो जो लेफ्ट हैंडर वाली बात की थी, ऑफ स्पिनर्स विद लेफ्ट हैंडर, राइट, जो एक वो हमारा एक माइंडसेट बना हुआ था कि वो इट कैन हेल्प टू पेनिट्रेट। क्या आप लोगों को लगता है कि वो ऑप्शन एटलीस्ट ये पहले 2 टेस्ट मैचेस को देखते वक्त इतना फेवरेबल रहा है हमारे लिए? बिकॉज आई डोंट थिंक, ठीक है साजिद ने बांग्लादेश में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, और जैसे अभी शरी ने भी कहा था कि हम इतना फिकल नहीं हो सकते, बट जस्ट बिफोर वी मूव ऑन मैं चाह रहा था इस पे अगर जो साजिद की स्पेसिफिकली टू लेफ्ट हैंडर्स वाली जो डायनामिक है, उससे जो एक एक्सपेक्टेंसी थी, वो मेरी नजर में उस लेवल पे नहीं उतर पाया है अभी तक उस पे। तो आई थॉट कि अगर सब उस पे थोड़ा सा पिच इन कर लें। यार इस पे मैं अपना अगर एक ओपिनियन दे दूं ना, मुझे साजिद खान, ओके ही हैज बोल्ड वेल सो फार इन व्हिचएवर टेस्ट ही हैज प्लेड, और बांग्लादेश की जो हम बात करें, बांग्लादेश का जो टेस्ट था जिसमें उसने परफॉर्म किया था, नुमान अली भी ने भी उसमें पहले टेस्ट में परफॉर्म किया था, बट देन दोज विकेट्स वर कंप्लीटली डिफरेंट। आई मीन दे वर इन कंप्लीट फेवर ऑफ स्पिन बॉलर्स, तो उसको तो मैं इतना ज्यादा जो है मद्देनजर नहीं रखता। और दूसरी बात एक ये भी है, जब साजिद खान ने अपना डेब्यू नहीं किया था इंटरनेशनल लेवल पे, मैंने उसका एक पैकेज देखा था जो डोमेस्टिक क्रिकेट का था, उसमें मैंने एक चीज नोटिस की थी, एक कोई यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी थी कि वो जितनी भी उसने विकेट्स नहीं थी उससे पहले जो कायद आजम ट्रॉफी का जो सीजन हुआ था, उसमें मैंने एक चीज नोटिस की थी कि उसने ज्यादातर विकेट्स, ऑलमोस्ट मतलब 70-80% जो विकेट्स थी वो तब मिलती थी उसको जब बैट्समैन उसको अटैक करने जाता था। एंड वी नो दैट इन टेस्ट क्रिकेट देयर इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि बैट्समैन आपको हमेशा अटैक करने जाए, समटाइम्स यू हैव टू बीट द बेस्ट बैट्समैन when he's not taking that risk to play any shots. तो साजिद खान में वो क्वालिटी अभी फिलहाल मुझे उतनी ज्यादा नजर नहीं है। पीपल माइट डिसएग्री विद मी, बट दैट्स माय ओपिनियन। वहाँ जो है मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, एक की भी बात अपनी जगह पे सही है कि जाहिद इज नॉट दैट मैच्योर एट द फर्स्ट क्लास लेवल, but then sometimes you have to take that risk and you know do the unthinkable. जाहिद के साथ एक रिस्क लिया जा सकता है, but then that's a very big bet. लेकिन मुन्ना भाई आप ये भी तो इसमें देखें ना, साजिद खान ने बहुत अच्छी की थी बॉलिंग, लेकिन आप बैटिंग का भी तो देखें ना, क्वालिटी का भी तो फर्क देखें। वो नजमुल हसन और वो वाले बैट्समैन तो नहीं है ना, ये तो दुनिया के मतलब बेहतरीन बैट्समैन है ऑस्ट्रेलियन। तो जरूरी तो नहीं है कि आप मतलब उसने विकेट्स उधर लिए हैं, लेकिन बैटिंग की क्वालिटी में भी बहुत कॉन्ट्रास्ट है इधर और उधर। मतलब जरूरी नहीं कि अगर बहुत असिस्ट भी मिल रही है विकेट पे तो साजिद खान जो है वो बैट्समैन सारे मतलब तंग करके रख देगा। ये भी एक चीज है। जी जी बिल्कुल, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था, आप देखिए साजिद खान का जो बॉलिंग स्टाइल है ना, आप देखें तो वो फ्लाइट देता है बॉल को, वो थोड़ी सी स्लो पेस पे बॉल फेंकते हैं। अर्ली 80s में कई दफा तो लेट 70s तक उनकी बॉल जा रही होती है। तो जहां पे विकेट में थोड़ा सा फास्ट टर्न होना या विकेट से थोड़ा सा कोई आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा हो, वहां पे तो उसको नेचुरली खासी असिस्टेंस मिल जाती है, और फिर वो हैंडी हो सकता है बड़ा लेफ्ट हैंडर्स के लिए अगेंस्ट भी। जैसे हमने बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश में जो कन्वेंशनल स्पिन है वो थोड़ी सी फास्ट होती है कंपेरेटिव टू हमने जो देखा है अपनी लास्ट विकेट 2 विकेट्स में। तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनको या तो अपनी पेस एवरेज बढ़ानी पड़ेगी। आप देखें तो लास्ट मैच में उन्होंने जब वो थोड़ी सी हाई पेस पे बॉलिंग कराई है तो ही वाज एबल टू डिसीव ख्वाजा फ्यू टाइम्स, और एक कैच भी निकाला उसने सेकंड इनिंग्स में जब वो ड्रॉप हो गया था कैच। तो पेस उसको थोड़ी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, विकेट में इतनी नहीं थी स्पोर्ट, तो ये थोड़ा सा उसको ना जैसे से मैच्योर होगा इंटरनेशनल पे उसको समझना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है उसमें एक इशू है। और सेकेंडली हम जो मैचअप्स की बात करते हैं ना, देखिए जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है उसमें तो मैचअप डायरेक्ट आपको मिलता है, बिकॉज बैट्समैन ने रन स्कोरिंग की तरफ भी जाना है, जो कि आपको ऑफ स्पिन का एंगल थोड़ा मुश्किल बनाता है। जैसे हफीज जैसे बॉलर जो है वो बहुत तंग करते थे, बॉल पता नहीं चलता था अंदर आ रही बाहर जा रही है। बट जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, क्योंकि बैट्समैन के ऊपर प्रेशर और स्कोरिंग को इतना ज्यादा नहीं है, तो उसमें आपने ऐसी बॉल्स प्रोड्यूस करनी है जो आप जिसपे आप विकेट ले सकें। और स्लो विकेट्स पे स्लो टर्न के साथ साजिद ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, ये एग्री करना पड़ेगा। बट अभी वो यंग है इस लेवल पे, तो वी कैन होप कि ही कैन इम्प्रूव विद टाइम। थोड़ा सा उसने मुझे लगता है लास्ट मैच में भी लर्न कर लिया था सेकेंड इनिंग्स तक। और जाहिद की मैं बात करूं, देखें ये एक ने बड़ी सही बात की है कि उसकी इकोनॉमी आप देखते हैं ना तो फर्स्ट क्लास की 3.84 है, जो कि खासी हाई है। आप किसी भी
तरह से आप इवन लेग स्पिनर के लिए भी इट्स प्रीटी हाई जो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट में। बट हमारे पास एक लग्जरी है, हमारे पास 5 बॉलर्स हैं, हम अगर फहीम को भी इंक्लूड करते हैं हमारे पास एक वो 500 बॉलर जो आपको मिल जाता है ना, तो आप एक बॉलर के साथ मुझे लगता है पर्सनली वो रिस्क ले सकते हैं कि यार वो थोड़ा सा ऑन द डे अगर बुरा भी चला जाए तो आपके पास 5-6 बॉलर है टू कवर अप। शहरी ने ना एक नई टर्म जो आजकल बड़ी चल रही है ना, मैचअप्स वाली, ये भी एक इंटेंट और स्ट्राइक रेट्स के अलावा ये भी एक नया मार्केट में आया हुआ है मटेरियल हमारे लिए। अभी कुछ और डिस्कशन बाकी है, लेकिन मैं एक यहाँ शेमलेस प्लग इन करता हुआ जाऊँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने कॉर्नर टाइगर्स का फोरम नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन सो, बिकॉज वहाँ हमने कुछ नोबल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए रिसेंटली जो कि चैरिटी बेस्ड ड्राइव्स हैं, और हम बेसिकली इंकरेज कर रहे हैं हमारे सारे मेंबर्स को टू पोस्ट एज मच एज पॉसिबल ऑन द कॉर्नर टाइगर्स फोरम, and what we'll do in return is that whatever post you make, we are going to give an equivalent amount of charity to some programs जो कि हमने अल खिदमत फाउंडेशन के जरिए से स्टार्ट किए हुए हैं। और बेसिकली हम एक बहुत जल्दी इंशाल्लाह रमज़ान के दौरान एक वाटर वेल इंस्टॉलेशन का प्रोजेक्ट है जो कि हम अल खिदमत फाउंडेशन के वसीले से हम शुरू करेंगे। उसमें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के किसी एक एरिया में हम लोग एक पानी का कुआं एक सदका जारिया के तौर पे हम इंस्टॉल करवाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए हमें तकरीबन 1,70,000 रुपए दरकार होंगे, और वो हम इंशाल्लाह अज़ीम अगर हमें आप लोगों की सपोर्ट रही तो हम वो कलेक्ट करके हम डोनेट करेंगे टू अल खिदमत फाउंडेशन। और इंशाल्लाह जितनी ज़्यादा पोस्ट मिलेंगी उसका उतना ज़्यादा आप लोगों को अजर अल्लाह ताला नसीब अता फरमाएगा। ये एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अगर कॉर्नर टाइगर्स को नहीं ज्वाइन किया सो प्लीज डू इट टुडे, एंड देन आल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एज वेल सो दैट वी वुड बी एनकरेज्ड टू कम अप विद मोर पॉडकास्ट ऑफ दिस सॉर्ट इन फ्यूचर एज वेल। मुन्ना भाई मुझे एक बात बताएंगे, जो अभी आप कॉजेस की बात कर रहे थे चैरिटी वाले, इसमें डोनेट करने का क्या है, मतलब इस तरह कर सकते हैं? इसमें डोनेट बेसिकली हम किसी से फाइनेंशियल डोनेशंस नहीं मांग रहे हैं। अगर कोई करना चाहे तो मोर देन वेलकम, और कुछ लोगों ने ऑलरेडी वॉलंटियर भी किया है अल्लाह के शुक्र से। लेकिन डोनेशंस बेसिकली आर इन टर्म्स ऑफ whatever you are posting on the forum, so number of posts basically on the forum, क्योंकि उसको हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। तो हमें पता है कि भाई कौन सा मेंबर किस पीरियड में कितना ज़्यादा पोस्ट कर रहा है, तो हम उसको, क्योंकि ट्विटर और सोशल मीडिया में बेसिकली हम उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, लेकिन हमारा फोरम का मतलब मेरे कंट्रोल में है, तो मैं वहाँ पर मॉनिटर ये कर सकता हूँ। सो वॉट एवर यू आर पोस्टिंग, सो फॉर इंस्टेंस इफ अ मेंबर इज मेकिंग 200 पोस्ट इन 1 month, तो उसका जो है हम एक अमाउंट उसकी एक फिक्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारे जो आजकल जो ऑर्फन केयर प्रोग्राम हमारा आजकल एक चल रहा है सीटी के ऊपर, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मेंबर 200 पोस्ट इन अ मंथ करता है, हम उसकी जो है हम 2,000 रुपीज़ उसके जो डोनेट करते हैं उसकी बिहाफ से। और हमारे पास कुछ अल्लाह के शुक्र से डोनेटर्स हैं। तो लेकिन अगर हम बोलते हैं कि अगर किसी को कोई और तरीके से सपोर्ट करना है, सो मोर देन वेलकम। हाँ, द आइडिया बिहाइंड इट इन अ सेंस इज कि आपकी पोस्ट थोड़ी मीनिंगफुल बना सकें, राइट? कि वो बहुत से लोग भड़ास निकालने के लिए तो आप सोशल मीडिया पे बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बट ये तीसरा इन अ सेंस एक सोशल एंडेवर है जो सिटी ब्रदरहुड और खासतौर पर मुन्ना भाई का, आई एम very grateful and very thankful कि उन्हें he came up with this. I think the inspiration behind it, मुन्ना भाई ने mention किया था कि वो मिसबा ने जब चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का वेंचर स्टार्ट किया तो वहां से डोनेशंस हमने गैदर करने शुरू किए थे। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट कि आप किसी सेंस में गिव बैक कर सकें। और फिर ऑर्फन प्रोग्राम एक बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है जो अल खिदमत फाउंडेशन कैरी आउट कर रहा है। और जो वाटर वेल प्रोजेक्ट है वहाँ अंदरून सिंध में तो मैंने उनके 2-3 एंडेवर्स देखे हुए। उसके अलावा भी अब आई थिंक दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड अक्रॉस, जैसे सदर्न पंजाब में बहुत ऐसी साइड्स हैं जहाँ किल्लत है, बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ अवेलेबल नहीं है वाटर पंप्स, तो वो मेक श्योर करना चाह रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस रमजान वो उसको फैसिलिटेट कर सकें। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम उस जो सिटी का ब्रदरहुड है वो इस तरह के नोबल कॉजेज में भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। बात ये कि जो है आप सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी पोस्ट करते हैं वो बस पोस्ट चली जाती है और आपका ये काम हो जाता है कि आपको एक फॉलोइंग मिल जाती है, आपके फॉलोअर्स मिल जाते हैं, आपको एक क्लाउड मिल जाता है। दैट्स बेसिकली जस्ट अबाउट इट। हम उसको एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं कि व्हेन
you're going to post on Corner Tigers, at least we are actually going to convert that into something much more divine, कि हम उसके बदले में आपको एक सत्ता जारिया के तौर पे हम उसको जो है आपके लिए उसको कन्वर्ट कर दें, हमारे मुल्क में जो ज़रूरतमंद है उनकी कम से कम कोई मदद हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये सब आइडियाज़ हैं बेसिकली, और इस मिशन पे हम लोग निकले। हम लोग कॉर्नर टाइगर्स का हमारा एक विजन है कि कम से कम हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को एक जगह पे लेकर आएँ, और कम से कम उनसे जो है कोई हम अपने मुल्क के लिए कोई फ़ायदा जो है हासिल कर सकें। तो ये पूरा एक हमारा मोटिव है। तो अल्लाह का शुक्र है, जब शुरू किया था तो अकेले किया था, लेकिन उसके बाद जो है सारी हमारी सिटी कम्युनिटी ने काफ़ी उसमें जो पार्टिसिपेट किया। और जब आप किसी नेक ऐसे जो है काम पे निकलते हैं तो अल्लाह ताला वसीले जो बनाता जाता है। तो उम्मीद है कि हमें इसके ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह मदद मिलेगी। अच्छा, चलें डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अच्छा, ये लाहौर टेस्ट जीतना ये दोनों टीम्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि WTC का जो ये साइकिल चल रहा है, इसमें दोनों ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो टीम्स हैं ये नंबर 1 और नंबर 2 पे है। आज देख रहा था कि आगे के जो FTP का हमारा जो आगे आने वाली सीरीज है बाकी टीमों की, साउथ अफ्रीका इज अबाउट टू प्ले बांग्लादेश 2 टेस्ट एंड देन दे वुड बी विजिटिंग इंग्लैंड दिस समर, so they have a very good chance to stay in contention towards the top of the table. And then India would also be hosting Australia and Bangladesh at the end of this year. So अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी टिपिकल माइनफील्ड्स बनाएंगे तो उनके लिए भी बहुत इजी पॉइंट्स हैं इंडिया के लिए। But Australia, on the other hand, they have got a challenge. They would be visiting Sri Lanka and India this year, and then they would also be hosting West Indies and South Africa some point in this during the cycle. तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने ये सब कॉन्टिनेंट में उनको जो ये ड्रॉस मिल रहे हैं हमारी टेस्ट पिचेस पे खेल की, और फिर उन्होंने आगे श्रीलंका और इंडिया जाना है, जो कि उनके लिए एक नॉर्मली बहुत मुश्किल सीरीज होती है। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इस तीसरे टेस्ट को कितना ज़्यादा एग्रेसिव खेलने वाले हैं टू अर्न द वैल्यूएबल विक्ट्री पॉइंट्स। अच्छा, एग्रेसिव के साथ थोड़ा सा जो मोटिवेशन होती है ना, आप अगर इस वक्त पॉइंट्स टेबल को देखें तो ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान आर राइट एट द टॉप, और ऑब्वियसली पहले 2 मैचेस ड्रॉ हुए हैं, तो ये थर्ड टेस्ट मैच ऐसे क्लाइमैक्स पे आके खड़ा हुआ है कि नीदर टीम कैन अफोर्ड टू लूज वाली जो बात है ना, उससे हमें एक और खदशा है कि that might force teams to play a little bit more safely. दोनों टीम में से जो अगर ये टेस्ट मैच जीत भी जाती है, it's a monumental sort of test match in that sense कि वो उनके जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के होप्स हैं उनको एक completely different level पे ले जाएगा। But from a Pakistan point of view, I think because हमारी जो आने वाली सीरीज हैं उनको सबको मद्देनजर रखते हुए शायद ये अगर बहुत ही मैच बड़े टेंस स्टेज पे आके खड़ा हो गया तो दे माइट डिसाइड टू प्ले इट सेफ एंड मेक श्योर कि वो किसी हाल में सीरीज ना हारे, जो कि आई थिंक आप जो रिएक्शन देखेंगे अगर 3 टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाते हैं, वो फिर हम सबको पता है कि किस की दुकानें कब चलनी है। I agree. I think ये जो especially जो आपने बिल्कुल लास्ट बात की है इस पे I completely agree. मैं सिर्फ इस पे बोलूँगा कि if you look at two ways of looking at it. One way is obviously the World Test Championship, and the second one is the fact that we want to win because we're playing at home. The first one is personally, in my opinion, मैंने जब देखा है नैरेटिव के अगर हम लोग सीरीज ना जीते तो हमारे चांसेस फाइनल के लिए क्वालिफाई के लिए काफी हर्ट हो जाएंगे। उस बात में मेरे नहीं personally, I don't think there's a lot of weight in that. I think we still have a good chance of qualifying because we still have 3 to 4 teams to come and play टेस्ट मैच क्रिकेट इन पाकिस्तान, तो हम लोग उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं। जहाँ तक नेशनल प्ले, दूसरी जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि आई थिंक यू शुड हैव प्राइड इन द फैक्ट कि आप यू शुड वांट टू विन अ होम सीरीज अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियंस। बाबर, रिजवान सबके दिमाग में यही होगा कि तीसरा मैच है, हमने जीतना है, वी हैव टू विन इट फॉर द कंट्री, वी हैव टू विन इट फॉर द पीपल। वो तो खैर नेचुरल सी बात है, बट इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आई एम नॉट वेरी कंसर्न्ड. I would take a draw, but I'm not saying that I wouldn't take a win. मैं ये सारे दूसरे भी जो हमारे पैनल पे लोग हैं उनके लिए एक हाइपोथेटिकल पिक्चर पेंट कर देता हूँ कि आपका लास्ट डे ऑफ लास्ट सेशन जाते हुए अब पाकिस्तान की लेट्स से कोई 325 की लीड है. Do you bat out the extra session and secure yourself कि आप 400 कर लें और आप उनकी चेस को थोड़ा आउट ऑफ द वे पुश कर दें, या आप थोड़ी एग्रेसिव डेक्लेरेशन करें
और आप अपने आप को चांस दें कि आप उनको बोल आउट कर सकें। तो इसमें लोगों का क्या ओपिनियन है कि ये जो थिंक टैंक है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? मेरे ख्याल से सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच के साथ ही जाएगा और जाना भी चाहिए। I agree with प्रोफेसर कैनी। मुझे भी ये लगता है कि सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच ही ये शायद अपनाएंगे। बट हम होप ये कर सकते हैं यार ऐसी कुछ सिचुएशन आए ना, हमें कुछ सोचना इस तरह का ना पड़े और हम वैसे ही बड़ी अच्छी सिचुएशन में हों और अच्छे तरीके से पॉइंट्स ले जाएं। लेकिन ना अगर आप ये कहना कि ये बिल्कुल WTC पॉइंट्स को नहीं सोचते तो वो भी गलत होगा, क्योंकि जिस तरह इन्होंने वो बांग्लादेश में लास्ट टेस्ट मैच खेला था जिस अप्रोच के साथ कि वो जीतने के लिए गए थे बिल्कुल, हालांकि उस वक्त तो बिल्कुल अनलाइकली लग रहा था कि इस मैच से कोई रिजल्ट निकलेगा। तो मेरे ख्याल से ये अगर इनको थोड़ा सा स्निप होगा तो ये जीतने के लिए जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना बड़ा रिस्क, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैट या तो कोई इंग्लैंड की टीम होती ना, या तो फिर हम सोच सकते थे कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव चले जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने जिस तरह बैटिंग कर दी है अभी तक, तो मेरे ख्याल से ये सेफ्टी वाला फैक्टर रखेंगे दिमाग। I just want to take a moment to talk about one of my favorite players right now in Pakistan cricket team, Abdullah Shafiq. What a talent we have found! What a player we have found! The way he played, the way he batted, his personality is which is what appeals to me the most. He goes about his business. He does not like to be in front of the camera. He does not like to be on the media, which is fine. He's a young boy. I get that. But जो उसका demeanor है on the pitch, in the field, whatever you see, it seems to be very natural या फिर extremely calculated. But the point is कि अभी मैं उसके बारे में एक article, I was just reading an article about him. It was written by Daniel Rasul on Cricinfo, and he starts off by talking about Tolstoy, which is a Russian author, and उसने उसके साथ it's a very beautiful opening paragraph. I suggest you all go and read it. But I think कि उसने आखिर में जो बात की उसने बोला कि पाकिस्तान के पास अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर बाबर जैसा प्लेयर है वो, लेकिन उसका लेवल बाबर जैसा है. He can turn into Babar, and nobody has come up like Pakistan has not produced a good opening batsman since maybe the early 90s or the late 90s. I will not like मैं सलमान बट का नाम ले सकता हूँ, but for obvious reasons I would not like to do that. But I think Abdullah Shafiq is I'm just so impressed by him, and I think that we are incredibly lucky to have found him. बिल्कुल अमर भाई, बहुत ही वैलिड पॉइंट है. एंड अब्दुल्ला, आई थिंक द टू बिगेस्ट स्टैंड आउट्स अबाउट हिम आर हाउ हम्बल ही इज, और उससे ज्यादा हाउ एफर्टलेस ही मेक्स एवरीथिंग लुक. हमें पाकिस्तान की आप रीसेंट हिस्ट्री उठा के देख लें, आई डोंट थिंक कोई ऐसा प्लेयर, भले वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, ऑलराउंडर हो, जिसने आते के साथ ही अपने पहले ही 3-4 मैचेस में ऑन एन इंटरनेशनल लेवल इतनी जल्दी एक तहलका मचा दिया है कि इतनी एक कोई कंप्लीट प्रोडक्ट आपके सामने आई है. आमतौर पे हमें ये प्लेयर्स बनाने में 2, 2.5, 3 साल लगते हैं, उनको गेम टाइम देना पड़ता है. बट इस लेवल पे जो इसकी एजुकेशन हुई भी है, इट्स अनबिलीवेबल एंड माशाल्लाह से मैसिव फाइंड फॉर पाकिस्तान. यानी भाई आप ये देखें ना कि 3 सिर्फ फर्स्ट क्लास मैचेस उसने खेले हुए हैं, और उसका अगर आप टेम्परामेंट देखें, मतलब डेब्यू करने से पहले उसने सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, और अगर आप उसका टेम्परामेंट देखें तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इस बंदे ने इतने कम फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं. लगता है जैसे ये कोई 80-90 फर्स्ट क्लास खेल के आया है टेस्ट क्रिकेट में, विच इज़ वेरी कमेंडेबल. और सिर्फ एक बात और अब्दुल्ला शफीक की मैं ये करना चाह रहा था कि अगर आप ये देखें ना कि वो प्रेशर सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करता है, तो वो काफ़ी कुछ बताता है उसके बारे में. अगर आप PSL में ये देख लें कि उसने वो जो क्रूशल मोमेंट्स थे इस्लामाबाद के अगेंस्ट, उसने फील्डिंग की थी, जो कैच लिया था उसने बाउंड्री पे, उससे आपको पता चलता है कि ये बंदा प्रेशर सिचुएशन पे जो है वो चोक नहीं कर जाता हमारे जो एक आजकल ओपनर है उनकी तरह. क्या ही बात की है ये इसमें ना सबने आई गेस बड़ी अच्छी इनपुट दी है. मैं यही कहना चाहूंगा, देखें हम टैलेंट को जो है ना, हम कई प्लेयर्स जो हैं वो 2 अच्छे चौके मार दें या 2 छक्के मार दें, हम उसको कहते हैं कि यार इसमें टैलेंट है बड़ा, या उसकी स्ट्रोक प्ले हमें पसंद आ जाए. बट मुझे ये लगता है कि यार टैलेंट में बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं, उसमें टेम्परामेंट भी आ जाता है, आपकी प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स भी आ जाती हैं, सिर्फ स्ट्रोक प्ले या आपकी एलिगेंस नहीं आती. और अब्दुल्ला में वो सब कुछ है.
इसको हम ट्रू मीनिंग के अंदर कह सकते हैं क्या, ही इज अ टैलेंट, बिकॉज उसमें सब कुछ आपको नजर आता है। और इसके आप लोगों की मजे की बात बताता चलूंगा, आप देखें जो हमें लग रहा है ना कि यार ये आते साथ इसको सब कुछ इतना इजीली उसने कैसे अडॉप्ट कर लिया। तो अब अब्दुल्ला शफीक के जो फादर है ना, वो बेसिकली वो एक्स क्रिकेटर भी रहे हैं एंड ही इज अ क्रिकेट कोच बेसिकली, शफीक अहमद उनका नाम है। वो दुबई में आई गेस वो कोचिंग करते रहे हैं, अभी भी वहां पे शायद क्रिकेट कोच हैं, और वो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी खेल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी हेल्प मिल जाती है। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा शाहीन अफरीदी का भाई है रियाज अफरीदी, ही हैज प्लेड टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान एज वेल। आपकी कोई फैमिली में ऐसा बंदा हो जिसके पास एक्सपीरियंस हो क्रिकेट का, पहले एटलीस्ट एट डोमेस्टिक लेवल पे खेलने का भी, या वो फिर अच्छे लेवल पे कोच बन जाए, तो उसको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गाइड कर सकते हैं दूसरों को। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली उसके फादर से उसको बहुत सारी चीजें उसने लर्न की होंगी, जो कि अब वो इंटरनेशनल एरिना में ज्यादा इजीली वो अडॉप्ट कर पा रहा है। और आप लोग ये भी देखें कि बड़ी मजे की बात है, हम पिछले स्ट्रक्चर पे बहुत सारे क्रिकेटर्स भी कहते हैं यार, जो कालिम ट्रॉफी का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था कि वो पिछले वाला बहुत अच्छा था, बड़ा उससे नुकसान हुआ प्लेयर्स का। देखिए मैं मॉनेटरी टर्म्स में तो मैं कमेंट नहीं करूंगा इस पे, ये दिस इज नॉट द राइट टाइम में भी। बट ये है कि आप देखें अब्दुल्ला शफीक को 2018 से 19 वाला सीजन उसने कोई मैच ही नहीं खेला आपके पुराने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। ये ऐसे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का फायदा क्या जब आपको टैलेंट की रिकग्निशन ही नहीं। तो मैं ये कह रहा था यार कि इससे बड़ा फर्क पड़ जाता है अगर आपके पास कोई घर में आपको बताने वाला हो या सिखाने वाला हो कि इस लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर उसने डोमेस्टिक लेवल भी इवन खेली हो। और क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे भी जब आप खेलते हैं, आप बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ आपने खेला होता है, आपको तजुर्बा होता है कि वो किस लेवल पे ट्रेनिंग करते थे, क्या चीजें करते थे। इसलिए आप देखें तो अब्दुल्ला की बेसिक्स जो है ना, गेम की बेसिक्स, वो बहुत जबरदस्त है। आप देखें इसके मुकाबले में हैदर अली जो है, ही इज अ वेरी फाइन टैलेंट एज वेल। अगर हम उसकी स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटी की बात करें, जितनी जल्दी वो कई दफा बॉल पिक कर लेता है, उसकी आई बड़ी जबरदस्त है। बट उसकी बेसिक्स अभी उस लेवल पे मेच्योर नहीं हुई जितनी आपकी अब्दुल्ला को नजर आती है। उसमें मुझे लगता है उसकी उसके फादर का बड़ा रोल है, बिकॉज ही इज अ क्रिकेट कोच हिमसेल्फ, और वो खुद खेले हुए हैं, वो बड़ी चीजें गाइड कर सकते होंगे। मैं यही शाहीन का भी बता रहा था कि रियाज अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर भी रहे हैं, और ही वाज अ वेरी वेरी फाइन बॉलर टू बी ऑनेस्ट। उसके फिटनेस के उनके अपने इश्यूज रहे, थोड़ा सा उनका वेट का भी मसला रहा, जो भी उनके कोई इश्यूज थे, तो वो फिर ज्यादा पर लॉन्ग क्रिकेट अपना करिए पाकिस्तान के लिए तो नहीं वो कर सके। अदरवाइज फर्स्ट क्लास में तो ही वाज आउटस्टैंडिंग यार, उसके आउटस्टैंडिंग स्टैट्स थे। तो उससे शाहीन को डेफिनेटली बड़ी लर्निंग मिलती होगी, वो छोटी छोटी चीजें बताता होगा, बिकॉज ही नोज फास्ट बॉलिंग हिमसेल्फ, उसको फिटनेस की चीजें पता होंगी, बहुत सारी चीजें जो बाकी किसी यंगस्टर्स के साथ हेल्प नहीं मिल पाती। तो इससे छोटी छोटी चीजों से मुझे लगता है बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए हमें अब्दुल्ला ज्यादा मेच्योर नजर आ रहा है, जो हमें सरप्राइज भी करता है कई दफा कि आते साथ इतना इजीली वो कैसे अडॉप्ट कर गया है सारी चीजों को। शरियार भाई, मेरा इसी से एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि ये जो बेसिक्स हैं, तो ये बेसिक्स जो हैं जिसमें फिटनेस भी एक बहुत बेसिक्स में आती है ऑब्वियसली, इसमें मोइन खान जो है वो आजम खान की बेसिक्स क्यों नहीं ठीक करा सका? यार वेरी गुड पॉइंट। आप देखें इसमें प्रोफेसर होता ये यार कि इंसान की ना पर्सनैलिटी भी बड़ी वेरी करती है। आपके पास अगर सहूलियात अवेलेबल भी हो ना, आपको गाइडेंस भी मुहैया हो, तब भी इंसान जो है, हर इंसान वो लेना नहीं चाहता, और हर इंसान शायद कई दफा वो ले नहीं पाता। अब मुझे आजम का पता नहीं है कि मे बी उसका क्या जेनेटिक कोई मसला है या इस तरह का कुछ है, तो मैं आई वोंट कमेंट मच ऑन दैट। बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखें, अब्दुल्ला ही के घर में कोई और अगर उसका भाई बहन हो और उसका एटीट्यूड डिफरेंट हो, ही डजंट वांट टू लर्न, या उसको क्रिकेट में इतना शौक नहीं है, इंप्रूव नहीं करना चाहता, तो उसको इन सहूलियात का भी कोई फायदा नहीं होगा, वो नहीं बन सकेगा। तो इससे भी फर्क पड़ता है मुझे लगता है कि आप कितना विलिंग है, कितना आप कीन है। अगर आप हैं तो फिर उसके पास एडवांटेज है, बिकॉज उसके घर में पहले से कोई बंदा है जिसको विकेट कीपिंग का पता है, उसको बैटिंग का पता है, इस लेवल पे परफॉर्मेंस के लिए आपको क्या चाहिए उसको सब कुछ पता है। मोइन खान ही कैन गाइड हिम एवरी सिंगल थिंग, बट इट्स अप टू आजम खान नाउ कि वो कितना विलिंग है टू लर्न। एक और बात ये ना कि उसमें मोइन खान की अपनी भी बेसिक्स वैसे भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करते थे। जब वो खेला करता था, वो जितने आड़े तिरछे शॉट वो मारा करता था, तो उस टाइम पे और कोई क्रिकेटर इस तरह के शॉट्स नहीं खेला करता जैसे वो खेला करता था। तो वो भी एक मैटर करती है ऐसी चीज है। बट यार गो अहेड, कोई क्वेश्चन करने लगे थे। हाँ, मैं भी ये कहने जा रहा था कि रिसेंटली बहुत सारे आपको ऐसा मिलेगा कि क्रिकेटर्स आना शुरू हो गए हैं क्रिकेटिंग फैमिली से। इमामुल हक है आपके सामने एक एग्जांपल, फिर अभी ये हुरैरा जो आ रहा है वो मेरे ख्याल से शुएब मलिक का कोई भांजा भतीजा है। बिल्कुल उसका नेफ्यू है। आपका फवाद आलम जो है, उसके फादर जो थे वो भी डोमेस्टिक क्रिकेटर रहे हुए हैं।
ऐसे तो मेरे फादर ने भी 1960 में मेरे फादर ने भी कायदा ट्रॉफी खेली थी, पर मैं करीब ही नहीं गया उसके। मुन्ना भाई आपके टैलेंट्स अलग फील्ड में थे ना, उस पे क्या क्या बंदा। मेरी किस्मत में जो है कॉर्नर टाइगर लिखा हुआ था। यहाँ उसमें मैं ये भी बात भी कर रहा था, आप देखेंगे हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बड़ी बातें किया करते थे, अभी भी क्रिकेटर्स कहते हैं। मेरा उन क्रिकेटर से एक सवाल यही होगा, आप देखिए मैं मॉनिटरी टर्म्स पे नहीं बहस करूंगा, बट ये होगा कि अब्दुल्ला शफीक जैसा टैलेंट जो है ये एक साल क्रिकेट क्यों नहीं खेला पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, जब ये आपके इतने सारे डिपार्टमेंट्स थे और वो सो कॉल्ड टैलेंट पे टैलेंट जमा कर रहे थे, तो अब्दुल्ला शफीक का टैलेंट कहाँ चला गया, नजर क्यों नहीं आया किसी को। ये अंडर 19 में ही वाज हाइप टू बी वन ऑफ द बेस्ट यंग टैलेंट्स। उसके बाद ये 1-2 साल गायब रहा है, ये दोबारा वापस आया है जब आपका नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आया है। इसमें फिर इसने सेकंड 11 से परफॉर्मेंस दी है अपना, उसने एक 200 मारा है और 80 समथिंग की उसकी एवरेज थी। सीधा फिर वो सेंट्रल पंजाब की टीम में आया है, डेब्यू पे उसने सेंचुरी मारी है अपने डोमेस्टिक में, फिर वो आप देखें आप पाकिस्तान की टीम में खेल रहा है। तो हम पिछले डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बड़ा हाईली रेट करते थे, बट मुझे वो उतना रिजल्ट्स देता नजर नहीं आता था कभी भी। तो अब ये अब्दुल्ला शफीक आपके सामने एग्जांपल है, एक साल उसका लड़के का जो है 1-1.5 साल बल्कि शायद ज्यादा ही वो वेस्ट हो गया। नहीं, इस पे एक और भी इश्यू मैं बात करूंगा कि ये जो पाथवे का इशू है कि यू गॉट टैलेंट बट हाउ डज दैट टैलेंट कम टू द फ्रंट। आप इमरान खान के जमाने से देख लें कि इमरान खान ने वसीम अकरम को किस तरह टीम में लेके आया था, ये जो बाकी प्लेयर्स थे जो आज के आपके क्लासिक लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स थे उनका पाथवे आप देख लें, उस जमाने से देख लें अभी तक कि उनको एक इंसान था, एक कैप्टन था या एक कोच था जो कि सबसे लड़के जबरदस्ती इसको टीम में लेके आया था कि जी ये खेलेगा, ये होगा, वो होगा। तो अगर आप अब्दुल्ला शफीक का देख लें तो आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता इस पे, बट आई एज फार एज आई रिमेम्बर मिसबाह हक वाज अ पर्सन जिसने उसको लेके गया था न्यूजीलैंड के टूर पे अपने साथ, उसको टीम के साथ रखा था उसने। तो वंस अगेन यू गॉट अ कैप्टन who or a coach who is essentially bringing somebody into the team and then keeping him into the team even though he's not playing, but then उसको जब चांस मिला उसने वो लिया। तो आई थिंक ये पाथवे का भी काफी इशू है। टैलेंट तो बेशक आपके पास अभी यू मे हैव 2-3 Abdullah Shafiqs in down below in the under 19s or in the under 17s or even in the under 15s, but how do we need to hopefully bring up a pathway for a roadmap which they can graduate to from the lower level teams into the Pakistan A setup and then from the Pakistan A setup to the Pakistan national team. But I think Pakistan A की तो फिर एक और ही गुफ्तगू होनी पड़ेगी। अच्छा, इस सेशन के लिए आई वुड लाइक कि जो हमारा आखिरी डिस्कशन पॉइंट हो वो मैन ऑफ द मोमेंट को लेके हो, बाबर आजम को। अभी कैप्टनसी की भी और कैप्टन पाथ की अमर भाई ने एक उस पे टच किया था। शरी ने स्टार्टिंग में आपको याद होगा एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट किया था कि बाबर अभी तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा है। फिर भी एक अगर उसको दिन मुश्किल आ जाए या एक पीरियड ऐसा मुश्किल आ जाए तो ऑटोमेटिकली सारे सवाल बाबर के ऊपर उठने पड़ते हैं और लोग पूछते हैं कि वो रिएक्टिव बहुत है, प्रोएक्टिव उतना नहीं नजर आता। तो आप लोग अगर सब आई वुड अप्रिशिएट के एक मिनट अगर लेके बाबर की कैप्टनसी में अभी तक जो देखा है और जो उससे एक्सपेक्टेशंस हैं, उस आपकी नजर में अभी तक वो उतरा है या इज ही लैकिंग समवेयर, जो अभी तक जो प्रोग्रेस आप एक्सपेक्ट कर सकते थे फॉर लेस देन अ ईयर इफ वी शैल से। आपको याद होगा न्यूजीलैंड की अवे सीरीज में उस वक्त बाबर की इंजरी हो गई थी, तो ही वाजंट अवेलेबल, और फिर साउथ अफ्रीका होम सीरीज में आके इन अ सेंस ही मेड अ कमबैक एज ए लीडर, और फिर आपने आपको फिर से मनवाना पड़ा और चारों तरफ से सवाल उठ रहे थे। तो उस पर अगर सब थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहें। I think the correct term for Babar is not just a captain, he is the leader of these guys. ये एक चीज को जो है बहुत ज्यादा जो है आपको जहन में रखना पड़ेगा कि the support he is getting from all the rest of the team members is something that we have seen lacking in the previous captaincies of many different players, especially back in the early 2010s and before that. So after a very long time, we have seen a leader over here who is being backed by a lot of these senior guys as well. और इवन जो मेरा नहीं, मैं नहीं देखता इस लिहाज से कि जो हमारे इस टाइम पे जो सीनियर प्लेयर्स भी हैं वो भी उसको एज सच कोई क्रिटिसाइज कर रहे हों या उसको एज कैप्टन तस्लीम ना करते हो या उसको एक्नॉलेज ना करते हो। तो ये एक बहुत खास बात है एंड आई थिंक बाबर इज वेरी क्लियर इन व्हाट ही वांट्स फ्रॉम दिस टीम। उसको जो हम पाथवे की बात कर रहे हैं, आई थिंक he has a very clear vision from all of his different teams, चाहे वो ODIs की हो या T20s की हो,
या टेस्ट की हो, ही इज द सेम पर्सन जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इसने सीनियर्स को क्यों उठाया T20 वर्ल्ड कप के लिए, बट ही प्रूव्ड अस रॉन्ग, ऑल ऑफ अस, कि उसने जैसे हफीज को, मलिक को लेकर गया, एंड दोस डिसीजंस इवेंचुअली आसिफ को लेकर गया, खुशदिल को, इन सारों को, खैर खुशदिल को तो चांस नहीं मिला था, बट तो एट द एंड ऑफ दैट टूर्नामेंट हमें जो है एक्सेप्ट करना पड़ा था कि वी वर ऑल रॉन्ग, जब जो टीम अनाउंस की थी, और फिर हमें जो अपने अल्फाज जो है वो दोबारा से वापस लेने पड़े थे। और उसके बाद अभी भी हम टेस्टिंग में भी यही देख रहे हैं कि जो है उसने एक अपना क्लियर एक अप्रोच रखी हुई है, बट जहां बात आती है दिन की कि हाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहाँ गलतियां होती हैं, एनी यंग कैप्टन वुड मेक देम। पैट कमिंस ने भी जो है गलतियां की थी, उसने जो एशेस में जो इनका चौथा टेस्ट ड्रॉ हुआ था उसमें उसको भी क्रिटिसिज्म मिली थी कि उसने कुछ गलतियां की थी वहां, बिकॉज ही इज स्टिल न्यू, चाहे जितना बड़ा वर्ल्ड क्लास प्लेयर क्यों ना हो। कोहली ने भी बहुत सी गलतियां की थी अपने शुरू के दिनों में, इसी तरह बाबर भी सीखेगा, उसको जो है वक्त दिया जाए। ऐसी जो सिचुएशन आती है जहाँ गलतियां होती हैं, बट उन्हीं से जो अच्छा एक कैप्टन होता है वो उन्हीं से सीखता है। इमरान खान ने बहुत से जो है इस तरह के अपने मैचेस जो है अपने जमाने में जो है उसने भी जीती हुई पोजीशन से हारे थे, तो इसका ये मतलब नहीं हाँ इमरान खान वॉज एन ऑर्डिनरी कैप्टन। तो बाबर को वो जो है चांस मिलना चाहिए। आई मीन इन द सेम ब्रेथ वी कैन इवन कमेंट अबाउट पैट कमिंस कैप्टनसी एज वेल, जो उसने अभी कराची टेस्ट में की थी, कि उसने उसको जो एक बहुत अच्छा चांस मिला था जब नई बॉल मिली थी डे 5 पे आफ्टर 160 ओवर्स, तो उसने वहाँ स्टार को नहीं यूज किया और उसने स्पिनर्स लगा दिए थे, तो वो उसको एक अपॉर्चुनिटी थी जो जिसके ऊपर उसको क्रिटिसिज्म मिली फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन मीडिया एंड ऑस्ट्रेलियन फैंस। तो इसी तरह उसने भी गलतियां की हैं, बट हमें सिर्फ अपने ही बंदे में जो है क्यों खामियां दिखती हैं, हम उसको क्यों देखते हैं, हम ये क्यों नहीं देखते कि दूसरे लोग भी जो है गलतियां कर सकते हैं, और हर कैप्टन करता है, बट inshallah ta'ala with experience he would learn from all these lapses, and inshallah we'll see a better captain in coming days. We just need to be patient with him. जी बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। वो जो कैनी ने बात आपने कहा कि वो लीडर है, इस टाइम हमारा कैप्टन नहीं है, मेरे ख्याल से ही कमांड्स रिस्पेक्ट, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट अपनी परफॉर्मेंसेस से, तो टीम भी उसके पीछे उसी तरह खड़ी होती है। अब जैसे हम डिफरेंस देखते थे सरफराज की कैप्टनसी में, वो चीखना शुरू हो जाता था बॉलर्स पे और फिर अगले ओवर में वो खुद कैच ड्रॉप कर देता था। तो मेरे ख्याल से फिर टीम को भी ये लगता था भाई तू अपनी परफॉर्मेंसेस देख, तू पहले, बाद में हमारे ऊपर बॉल। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला जो टर्म है ना सर, वो बड़ा अंडररेटेड है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये इट गेट्स थ्रोन अराउंड टू इजी, बट ये शायद पिछले को 15 साल में मिसबार ठीक है, नॉटविथस्टैंडिंग आप कंपैरिजंस लगा सकते हैं स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में, बट आई थिंक बाबर ने जो लीड फ्रॉम द फ्रंट है उसको करके दिखाया है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो शायद इस जनरेशन को अभी एहसास ना हो, आज से 10 साल बाद जाके हो। यार एब्सोल्युटली यार, मैं कैनी की इस बात से 100% एग्री करूंगा। आप देखें कि एक होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, किसी से एक्सपेक्ट करना, बट उसमें एबिलिटी होना ना होना वो एक अलग चीज है। बाबर इज आई गेस वन ऑफ द वेरी फ्यू कैप्टन्स इन रीसेंट टाइम्स जिसमें एबिलिटी है टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। उसमें तीनों फॉर्मेट में उसमें कैपेबिलिटी है, वो ऑन द डे आपको मैच कहीं से कहीं लेके जा सकता है। एज अ प्लेयर एवरीबडी इन द वर्ल्ड नोस कि उसमें क्या पोटेंशियल है। और आप देखें जब से वो कैप्टन बना है तो उसके स्टैट्स ओडीआईज के भी, वो ऑल तो ज्यादा नहीं खेल सका अभी तक, बट जितने खेले हैं उसने के 6-8 मैचेस, और उसके अलावा टेस्ट के भी, वो आप देखेंगे तो उसके अपने कैरियर स्टैट से बेहतर ही जा रहे हैं। हाँ T20 में शायद अभी बेहतर ना हो, बट आपको ओवरऑल ये लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े अच्छे तरीके से ले रहा है, और जिस लेवल का वो बंदा है ये पूरी टीम इंस्पायर हो जाती है। अब जैसे उसने 196 बनाया है, कोई बंदा कैसे इंस्पायर नहीं होगा उससे, पूरा ड्रेसिंग रूम इंस्पायर हो जाता है यार, आपका कैप्टन ऐसे कर रहा हो। वो उसके लिए आपको एक एबिलिटी चाहिए, आपको एक कैपेबिलिटी चाहिए जो हर बंदे में नहीं होती। तो आई गेस वो जैसे मुन्ना भाई ने भी कहा, इज अ लीडर ऑफ द मेन करेंटली, और ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड। वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, पहले कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था कैप्टनसी का, कुछ अरसा वो वाइस कैप्टन रहा, बट उस वक्त सरफराज का भी जो है वो आई गेस ट्वाइलाइट चल रहा था उसका कैरियर और कैप्टनसी का, तो शायद कुछ ज्यादा लर्न भी नहीं कर सका। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप देखें जो रूट ने स्ट्रगल किया एज कैप्टन, वो सीरीज हारा है, कई कई जीता भी है, तो ये मिक्स बैग होगा थोड़ा बहुत। अभी हैव टू फेस इट, बट वी हैव टू स्टिक बाय हिम एज वेल।
मुझे लगता है ही कैन बी अ प्रीटी गुड कैप्टन, बिकॉज उसने आज तक जिंदगी में जो चीजें की हैं आपको इम्प्रूवमेंट नजर आती है उसके हर शोबे में, हर फॉर्मेट में, हर चीज में। उसकी फील्डिंग आप लोग देख लें यार, उसने, मुझे याद ही नहीं पड़ता लास्ट टाइम बाबर ने कभी कोई कैच गिराया हो, जब उसके पास बॉल जाती है आपको ये पता होता है कैच पकड़ा गया अब। तो हर चीज में वो एक स्टैंडर्ड और बेंचमार्क सेट कर रहा है। बिल्कुल भाइयों, आई हैव टू से दिस हैज बीन अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी एंजॉयबल सेशन। मैं दिल से आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुन्ना भाई आपकी होस्टिंग का, उमर, अमार भाई, शहरी, प्रोफेसर सब ने ज्वाइन किया। आई जस्ट होप कि हमारे लिसनर्स इस सेशन को उतना एंजॉय करें जितना हमने इसमें पार्टिसिपेट करते हुए एंजॉय किया है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह कॉर्नर टाइगर्स की आगे आने वाली पॉडकास्ट में भी आप सब हमारे साथ होंगे। Exactly, Kenny. Thank you so much for being a wonderful co-host as always. It has been a great pleasure to have Iki with us as well as Sherry, Immar, and of course our own Professor Sahab. जिंदगी रही तो इंशाल्लाह इस तरह की पॉडकास्ट हम दोबारा लेकर आएंगे आपकी खिदमत में। और हमारे कॉर्नर टाइगर्स के ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूलिएगा, और हमारे फोरम cornertigers.net को ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ पार्टिसिपेट करें, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशंस अबाउट क्रिकेट एज वेल एज अदर वर्ल्डली अफेयर्स. वील बी एक्सपेक्टिंग यू ओवर देयर ऑन आवर फोरम, एंड इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इस तरह की पॉडकास्ट लेके दोबारा आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे. दिस इज मुन्ना साइनिंग ऑफ फ्रॉम cornertigers.net podcast. See you next time. Allah Hafiz.